हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय का वर्गीकरण। हिमालय हमारे भारत के उत्तरी दिशा में है, तो हम उत्तरी दिशा में होने के कारण इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं या फिर हिमालय भी कह सकते हैं। यह क्लास बिल्कुल आपके लिए जरूरी हो सकती है अगर आप आरआईएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं, भारत के भूगोल की तैयारी कर रहे हैं, भारत का भूगोल किसी भी सिलेबस में अगर है तो यह टॉपिक उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज इसमें चर्चा करने वाले हैं हिमालय की श्रेणियां कितनी हैं, कितने प्रकारों में हिमालय को बांटा गया है, साथ ही हिमालय का भारत के लिए क्या महत्व है, इन पॉइंट पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत में इनका लोकेशन देखेंगे और यहाँ पर कौन कौन सी विशेष ऊंची जो चोटियां हैं हिमालय में उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत में हम ये देख लेते हैं कि आखिर हिमालय हमारे लिए क्यों जरूरी है, हिमालय का हमारे लिए भारत के लिए हिमालय का क्या महत्व है, इन पॉइंट को हम देख लेते हैं पहले। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख रखा है जलवायु निर्धारण। जो हिमालय है ये मैंने जार बना रखा, मतलब यहाँ पे हिमालय का लोकेशन है भारत के ऊपर। तो ये हिमालय जलवायु का निर्धारण करता है भारत में। भारत में जलवायु का निर्धारण जो करता है वो ये हिमालय करता है। कैसे? तो उत्तरी भाग से, मतलब उत्तर रूस और साइबेरिया प्रदेश है भारत के उत्तरी भाग पर। आप विश्व का मैप जब देखते हो तब उसमें दिखेगा आपको। तो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं दक्षिण की ओर, तो उन हवाओं को भारत में आने से रोकने का काम करता है वो हिमालय करता है। एक दीवार नुमा आकृति में इधर विस्तृत है और इससे साइबेरियन हवा टकरा के रुक जाती है और इधर हमारी सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्द अधिक से अधिक न हो सके, तो उसके लिए यही जिम्मेदार है कि हिमालय यहाँ पे हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसूनी हवाओं को रोकना। मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम से जून जुलाई के माह के आसपास प्रवेश करती है भारत में और इधर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है। तब इन मानसूनी हवाओं को हिमालय रोकने का काम करता है। हिमालय ये हवाएं यहाँ पे आके रुक जाती है, इन पर्वतों से टकराकर पर्वतीय वर्षा करती है। तो वो पर्वतीय वर्षा कराने में इनका योगदान है। उसका प्रमाण भी है हमारे पास कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो भी इसी हिमालय के आसपास में है। यहीं पे मेघालय की पहाड़ियों के आसपास मिलता है मासिनराम। मासिनराम जो जगह है मेघालय में, वहां पे गारो, खासी और जयंतिया नाम की पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों में कीपाकार में फैली हुई पहाड़ियों में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कहीं ना कहीं हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट है नदियों का वर्षवाहिनी बनाना। हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं भारत की, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी और उनकी सहायक नदियां, इन नदियों को वर्ष भर जल उपलब्ध करवाता है क्योंकि हिमालय जो है वो बर्फीला पर्वत है। तो उसके ग्लेशियरों से वर्ष भर उन नदियों को पानी मिलता रहता है। नेक्स्ट है संसाधन उपलब्ध करवाना, खनिज और जड़ी बूटियां। तो संसाधन में खनिज तमाम जैसे कि धात्विक और अधात्विक खनिजों को उपलब्ध करवाता है हिमालय। यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं। साथ ही जड़ी बूटियां, तो पेड़ पौधे, बहुत सारे ऐसी अलग अलग पेड़ों की प्रजातियां यहाँ पे मिलती है जिस पर हमारा भारत का आयुर्वेद जो है वो टिका हुआ है। ठीक। नेक्स्ट है जैव विविधता। बहुत सारे जीवों का संरक्षण है। अनेक सारे जीवों की प्रजातियां जो बर्फीले भाग में निवास करती है तो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये जैव विविधता का भी एक हॉटस्पॉट की बात ही कार्य करता है। नेक्स्ट है पर्यटकों को आकर्षण का केंद्र, बिल्कुल मनाली, शिमला। तो पर्यटकों को यह आकर्षित करने का काम भी हिमालय करता है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनीतिक सीमा भी निर्धारित करता है। यहाँ से हम चीन से अलग होते हैं, इधर से हम अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हिमालय की हैं। इस तरह से ये भारत का एक सीमा के रूप में भी कार्य करता है। तो ये तो हो गया हिमालय का महत्व। अब हम जो क्रमबद्ध पढ़ेंगे वो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आखिर इसमें क्या ऐसी कुछ विशेषताएं हैं और इसमें कितनी श्रेणियां हैं, इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, उसके बारे में हम चर्चा आगे बढ़ते हैं। हिमालय के बारे में जो मैंने पॉइंट लिख रखे, इन पॉइंट पे अभी हम चर्चा करेंगे आगे कि जो हिमालय का पहले लोकेशन मैप में ध्यान से देख लेते हैं। ये मैंने लिख रखा सिंधु अर्थात सिंधु नदी। इधर लिख रखा है मैंने ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय का जो विस्तार मिलता है वो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, सिंधु नदी यहां से मुड़कर इधर अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, इस मोड़ तक हिमालय का विस्तार मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक भारत के उत्तर में हिमालय का विस्तार मिलता है। इसका लोकेशन हो गया। ठीक। अब मिलता है तो यहां से लेकर उधर तक लंबाई की बात आती है, कितनी लंबी है हिमालय। ये श्रृंखला यहां से कितनी लंबी है, कोई एक पर्वत नहीं है हिमालय, कोई एक ही पर्वत नहीं है, ये पर्वत माला है।
हिमालय क्या है, पर्वत माला है। तो आखिर इस पर्वत माला की, ये जो माला है, इस माला की लंबाई कितनी है, कहां से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। तो इसकी लंबाई की अगर बात करें हिमालय की, तो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबाई हिमालय की पश्चिम से लेकर पूर्व तक मिलती है। ठीक, फिर चौड़ाई देख लेते हैं, आखिर ये चौड़ाई में कितनी है। हिमालय के इधर सिंधु का मोड़ तो है, पर इधर से यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी है। तो पश्चिम और पूर्व दोनों ओर से मैंने चौड़ाई लिख रखी है, क्योंकि चौड़ाई को हम एक तो पश्चिम दिशा में यहाँ पे देखेंगे और एक पूर्व दिशा में इधर देखेंगे, क्योंकि इसका जो आपको आकार दिख रहा है हिमालय का, वो कैसा है, धनुष आकार है। धनुष आकार, धनुष के आकार में फैली हुई है। तो इसके पश्चिम की लंबाई चौड़ाई जो मिलती है, वो तो मिलती है 500 किलोमीटर। मैं चौड़ाई की बात कर रहा हूं अभी। और इधर पूर्व में जो चौड़ाई मिलती है, वो मिलती है 200 किलोमीटर। यहां तो 500 किलोमीटर, और इधर जाते जाते, पूर्व में जाते जाते हिमालय की चौड़ाई वो कम होती जाती है और 200 किलोमीटर तक रह जाता है, मतलब संकीर्ण हो जाता है उधर जाते जाते। फिर बात आती है औसत ऊंचाई देख लेते हैं। हमने लंबाई देख ली, चौड़ाई देख ली, और ऊंचा कितना है, कितने ऊंचे उठे हुए हैं। तो औसतन जो ऊंचाई मिलती है, वैसे तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर जो है हमें पता है माउंट एवरेस्ट 8848, पर औसत ऊंचाई की बात करते हैं वो आती है 6000 मीटर। 6000 मीटर औसत ऊंचाई किसकी है, हिमालय श्रेणियों की या फिर इनके पर्वतों की। ये हो गया। फिर क्षेत्रफल की बात आती है, आखिर ये कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो वो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है भारत के उत्तरी भाग पर हिमालय। नेक्स्ट कुछ काल है, भूगर्भिक इतिहास में काल होते हैं, जैसे कि इयोसीन, मायोसीन और प्लिस्टोसीन। क्रमबद्ध इन कालों में हिमालय की अलग अलग उत्पत्ति हुई थी। मतलब पहले काल में इयोसीन युग में हिमालय की एक श्रृंखला बनी, मायोसीन युग में फिर से दूसरी, उसके नीचे जस्ट दूसरी श्रृंखला बनी, प्लिस्टोसीन युग में फिर से एक नई श्रृंखला बनी। इस तरह से ये जो पर्वतमाला है, उस मालाओं की जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग कालों में हुई है। पूरे हिमालय जो अभी हमें दिख रहा है, ऐसा एक साथ में जन्मा नहीं है, एक साथ में उत्पन्न नहीं हुआ है, उसको अलग अलग काल लगे हैं उसकी उत्पत्ति के। ठीक है, अलग अलग काल है, इयोसीन, मायोसीन और प्लिस्टोसीन हिमालय उत्पत्ति से संबंधित काल हो गए, और विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। ठीक है, फिर जैसे श्रेणियां मैंने बता रखी है, तो उसी तरह इन श्रेणियों के विभाजन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हिमालय की श्रेणियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका अध्ययन हम अभी अपनी क्लास में करने वाले हैं। एक एक श्रेणी का पर्सनल अध्ययन करने वाले हैं। वो है 4 श्रेणियां। फर्स्ट जो श्रेणी मिलती है हिमालय की, जैसे कि मतलब यूं, ये पहली श्रेणी, इसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी और एक और चौथी है इधर। तो ये 4 श्रेणियां मैंने यहाँ पे लिख रखी है। पहली जो श्रेणी है सबसे ऊंची भी होती है, उनकी जो पूरी विशेषता है वो तो हम पर्सनल पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ नाम देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो वृहद या मुख्य या हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। पहली जो श्रेणी है हिमालय की, हम जिस वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं वो वर्गीकरण है ये। और पहला जो पॉइंट है वो है वृहद हिमालय या मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय, इसका नाम हो गया ये, जो ये सबसे वृहद है। फिर इसके जस्ट सेकंड भाग में है लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय सेकंड श्रेणी है हिमालय की। ठीक, फिर तीसरी और अंतिम नीचे वाली जो है वो है शिवालिक या उप हिमालय। शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय जो है वो ये दक्षिणी पर्वतमाला है। और एक मिलती है ट्रांस हिमालय, ट्रांस या फिर इसका अन्य नाम है तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय। ये चौथी श्रेणी है जो पूरी अलग से ही है। ठीक है, इसकी लोकेशन पूरा इधर है, इसके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो ये 4 प्रकार है वो हिमालय की श्रेणियों के हो गए। अब हम फर्स्ट श्रेणी पढ़ेंगे वृहद हिमालय के बारे में। इसके पहले और एक बात देख लेते हैं कि जो ये हिमालय श्रेणी है, जो भी हिमालय पूरा है, तो पूरे एशिया की अगर हम बात करें, पूरे एशिया में 94 चोटियां, जैसे माउंट एवरेस्ट है उस तरह की 94 जो चोटियां मिलती हैं। एशिया की बात कर रहा हूं मैं, न कि भारत की। ठीक है, एशिया में जो 94 चोटियां जो 7300 मीटर से ऊंची है, 7300 मीटर से ऊंची 94 एशिया की जो चोटियां हैं, उनमें से 92 चोटियां, सिर्फ 2 को छोड़कर 92 चोटियां जो है वो इसी हिमालय में स्थित है। 7300 मीटर के ऊंचे जो भी शिखर है वो इस हिमालय में
92 शिखर स्थित हैं और 2 शिखर जो है वो बाकी एशिया में कहीं दूसरी जगह पे हैं। बाकी 92 शिखर जो है वो इसी हिमालय में स्थित हैं। ठीक, अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वृहद हिमालय। ठीक है, फर्स्ट जो पहला पॉइंट है उसके बारे में, इसके कुछ अंदर दर्रे भी हो सकते हैं, इसकी ऊंचाई लंबाई आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने रख दिया है, वृहद मुख्य हिमाद्री हिमालय, या तो वृहद हिमालय या मुख्य हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ये पहली श्रेणी है हिमालय की, जो सबसे ऊंची भी है, सबसे विस्तृत भी है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे क्या बना रखा, देखना ध्यान से देखना। वृहद हिमालय का जो पश्चिमी पॉइंट है, जब मैंने यहाँ पे कहा था कि सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, तो जो सिंधु नदी का जो मोड़ है, इस मोड़ में जो पॉइंट है वहां पे पर्वत है नंगा पर्वत। तो सिंधु नदी के आसपास नंगा पर्वत का जो मोड़ है, वहां से लेकर के नामचा बर्मा उधर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के पास में जहां पे भी यहाँ पे पर्वत का पॉइंट है और एक ये रहा, इस पॉइंट तक ये मैंने यहाँ पे बना रखी श्रेणी। तो नंगा पर्वत पश्चिम से लेकर पूर्व में नामचा बर्मा पर्वत तक वृहद हिमालय की लंबाई विस्तृत मिलती है। फिर लंबाई बात करते वही 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई पूरी हिमालय की वही है, सबसे लंबी श्रेणी यही है जो पूरे हिमालय की लंबाई वही है। ठीक, फिर मैंने लिख रखा है 25 किलोमीटर इधर, तो ये चौड़ाई लिख रखी है मैंने इधर। ये पर्वत कितने चौड़ाई में विस्तृत है, तो 25 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है पूरी श्रेणी। साथ ही इसकी औसत ऊंचाई बात करें तो 6100 मीटर, इसी में सर्वाधिक ऊंची चोटियां मिलती हैं। तो इसकी औसत जो ये ऊंचाई निकल के आती है वो है 6100 मीटर, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। कौन सी हिमालय की? वृहद हिमालय की। क्लियर? तो ये श्रेणी मैंने इधर बना रखी है, जो इसका लोकेशन भारत में ये सबसे ऊपर में वृहद। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ प्रमुख चोटियां मिलती हैं। इसमें वृहद हिमालय में कुछ प्रमुख चोटियां मिलती है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इसकी लंबाई आपको पता है 8848 मीटर, इसलिए मैंने नहीं लिखी, जो नेपाल देश में है। तो ये चोटी भी इसी वृहद हिमालय में है। प्रश्न कभी कभी ऐसे बनते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस प्रकार की श्रेणी में स्थित है, तो वृहद या मुख्य हिमाद्री इस श्रेणी में माउंट एवरेस्ट स्थित है। दूसरी भी चोटियां हैं यहाँ पे, जैसे कि कंचनजंगा जो 8598 मीटर ऊंची है। ठीक, मकालू श्रेणी या मकालू चोटी जो है वो 8481 मीटर ऊंची है। और चौथी है धौलागिरी जो 8172 मीटर ऊंची है। तो ये कुछ 4 प्रमुख चोटियां हैं जो वृहद हिमालय में स्थित है। वैसे तो बहुत सारी है, पर ये 4 प्रमुख है। इसी वृहद हिमालय में कुछ दर्रे भी स्थित हैं, उन दर्रों के बारे में देख लेते हैं। ये है वृहद हिमालय के मुख्य दर्रे। दर्रे नॉर्मली क्या होते हैं, ये पर्वत श्रेणियों के बीच में जो भी ये भाग मिलता है वही दर्रे वाला भाग होता है, जहां पर हम सड़क बना सकते हैं, हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। तो ये मुख्य जो वृहद हिमालय के दर्रे हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में कौन से दर्रे मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में दर्रे जो मिलते हैं वो है एक तो बुर्जिल दर्रा, एक है जोजिला दर्रा। ठीक, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में कौन से दर्रे मिलते हैं, 2, तो वो है बाडाला दर्रा और एक है शिवकिला दर्रा। उत्तराखंड में दर्रे मिलते हैं मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा। ये ला का मतलब दर्रा ही होता है, मतलब माना दर्रा, नीति दर्रा, तो वहां की भाषा में ला लगाते हैं, तो मानाला, नीतिला और लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा। तो ये कुछ 4 राज्यों में महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो वृहद हिमालय में स्थित है। आपको ये रट के भी याद रखने जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा हमारा, हाँ, तो जो ये पॉइंट है सेकंड नंबर, सेकंड श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, मध्य लघु या शिवालिक हिमालय। फर्स्ट हमने पढ़ी वृहद हिमालय। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मध्य लघु या शिवालिक हिमालय। तो इसकी फर्स्ट लाइन है कि वृहद के दक्षिण में समांतर फैली हुई है। अभी जो इसके पूर्व में हमने पढ़ा वृहद हिमालय, उसकी जस्ट दक्षिण में और उसके समांतर फैली हुई है। ठीक है, दक्षिण में और समांतर फैली हुई है। ठीक है, बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक पॉइंट दोनों के यही है। इसके बाद है इसकी जो चौड़ाई मिलती है, ये जो सेकंड श्रेणी है, इसकी जो चौड़ाई मिलती है, इसकी जो चौड़ाई मिलती है वो चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर। और इसकी जो ऊंचाई मिलती है वो है 3000 से 4500 मीटर औसतन ऊंचाई। फिर इसी मध्य या लघु हिमालय में प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे कि पीर पंजाल और धौलाधर। मतलब प्रमुख श्रेणियां किस तरह से, ये जो पूरा पर्वत है तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों के नाम है। तो ये है एक तो पीर पंजाल, एक है धौलाधर। ये कुछ प्रमुख श्रेणियां मिलती हैं। साथ ही प्रमुख दर्रे इसके मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं बनिहाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। दर्रा को या क्या होता है नॉर्मली, तो ये पर्वत है और बीच वाला जो ये भाग है, ये इससे हम उधर जा सकते हैं, यही दर्रा होता है। तो ये दर्रा जो है वो है बनिहाल दर्रा, जो जम्मू है उसको श्रीनगर से जोड़ता है। कौन सा? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है घाटियां मिलती है यहाँ पे। घाटियां भी वही है कि पर्वतों के ये भाग घाटियों वाला प्रदेश कहलाता है। ठीक है,
तो घाटी में बात करें हम तो कश्मीर घाटी यहाँ पे है इसी हिमालय में, और काठमांडू घाटी, काठमांडू नेपाल की और कश्मीर इधर पश्चिम की ओर, ये दोनों फेमस घाटियां जो है वो इसी मध्य हिमालय में स्थित है। फिर यहाँ पे घास के मैदान भी मिलते हैं, घास के कुछ मैदान मिलते हैं छोटे छोटे। तो कश्मीर में घास के मैदानों को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न कभी कभी आता है। तो कश्मीर में घास के मैदानों को मर्ग बोलते हैं, और उसके उदाहरण भी है दो, गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये फेमस घास के मैदान है जो कश्मीर में स्थित है। और उन्हीं घास के मैदानों में उत्तराखंड में जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। मतलब उत्तराखंड में घास के मैदानों को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो पयार या बुग्याल, और कश्मीर में तो मर्ग नाम से जाना जाता है घास के मैदानों को। फिर यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध ये जगह भी है पर्यटकों के लिए, तो जैसे कि मसूरी, शिमला, नैनीताल और दार्जिलिंग, ये सभी जगह किस हिमालय की है, तो मध्य या लघु या हिमाचल हिमालय में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा प्रकार पड़ रहा है हिमालय का, वो है शिवालिक या बाहरी हिमालय। थर्ड श्रेणी है, फर्स्ट सेकंड वाली तीसरी श्रेणी पढ़ रहे हैं हम, जो सबसे दक्षिण में है, और इसका नाम है शिवालिक या बाहरी हिमालय। अब ये मध्य हिमालय के समांतर फैला है। अभी इसके जस्ट सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था, ये एक तो वृहद पढ़ा, एक मध्य, और अब शिवालिक जो पढ़ रहे हैं, तो ये इस मध्य के समांतर फैला हुआ है। ठीक है, मध्य जो था उसी के समांतर फैला है शिवालिक हिमालय का। इसकी चौड़ाई जो मिलती है वो 15 से 30 किलोमीटर मिलती है। किसकी, शिवालिक हिमालय जो है, इसकी जो चौड़ाई मिलती है वो कुछ इस तरह से मिलती है, मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में तो 50 किलोमीटर मिलती है चौड़ाई, और पूर्व में जाते जाते इधर आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और वो मात्र 15 किलोमीटर तक रह जाती है। मतलब पश्चिम में तो 50 किलोमीटर और पूर्व में 15 किलोमीटर चौड़ाई है शिवालिक या बाहरी हिमालय की। इसकी ऊंचाई जो मिलती है वो है 600 से 1500 मीटर, नॉर्मली 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। साथ ही जम्मू में इस शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर की ओर जम्मू की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब जम्मू की पहाड़ियां यूं बोलते हैं, वहां पे शिवालिक हिमालय यूं नहीं बोलते। अरुणाचल प्रदेश जो है वहां पर इसको बोलते हैं डाफला या मिश्मी की पहाड़ियां। इसी हिमाचल प्रदेश की जो श्रेणियां अरुणाचल प्रदेश में है वहां पर उनका नाम डाफला या मिश्मी की पहाड़ियां है। और नेक्स्ट बात है घाटियां। घाटियां, ये कौन सी घाटी की बात कर रहे हैं हम, शिवालिक और इसके पूर्व वाला जो अभी पढ़ा हमने मध्य, उसके मध्य में कुछ घाटी प्रदेश है जिनको वहां पे क्या बोलते हैं, पश्चिम में तो घाटियों को बोलते हैं दून, और पूर्वी भाग में घाटियों को बोलते हैं द्वार। पश्चिम में तो दून, थोड़ा पूर्व में द्वार। उदाहरण भी है, जैसे कि पश्चिम में दून मतलब देहरादून जो घाटी प्रदेश में स्थित है उसको हम देहरादून बोलते हैं, तो दून इसलिए लगाया क्योंकि वो घाटी प्रदेश में स्थित है। पूर्व में द्वार बोलते हैं, जैसे कि हरिद्वार। तो ये कुछ घाटियां थी शिवालिक हिमालय के बारे में। अब हम लास्ट और अंतिम प्रकार जो है श्रेणी है हिमालय वाला, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। मानते हैं कि इस हिमालय की जो उत्पत्ति है वो इन सभी श्रेणियों से पूर्व में हो चुकी थी, ऐसा मानते हैं। मतलब सबसे प्राचीन है इन बाकी श्रेणियों से। फिर ट्रांस हिमालय का जो लोकेशन है वो आप बिल्कुल मैप में देख सकते हैं। तीनों जो हमने पढ़ ली अभी श्रेणियां, उसके उत्तर और पूर्व की ओर यहाँ पे इनका लोकेशन है, किसका, ट्रांस हिमालय का। अब ये महान एवं मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। जो महान या मुख्य हिमालय था, जो फर्स्ट श्रेणी हमने पढ़ी थी, उसके उत्तर में स्थित है। और इसके बारे में सर्वप्रथम जो ज्ञान दिया था, जानकारी बताई थी दुनिया को, वो था स्टैन हेडन। इस नाम के व्यक्ति ने सर्वप्रथम ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारी दी थी। अब इस ट्रांस हिमालय को भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय की श्रेणियां यहाँ पे 4 मिलती हैं, जैसे कि इस तरह से 1, 2, 3 और 4, इस तरह से 3 समांतर और 1 पूर्व में 4 श्रेणियां मिलती है। जैसे कि एक तो काराकोरम, सबसे फर्स्ट में काराकोरम, नीचे इसके नीचे जस्ट में है लद्दाख, थर्ड में है जास्कर, और इधर थोड़ी पूर्वी भाग की ओर है कैलाश। तो काराकोरम जो श्रेणी मिलती है ट्रांस की, उसमें K2 या गार्डविन ऑस्टिन, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो मानते हैं हम, K2 या गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर, वो इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो ट्रांस हिमालय का ही भाग है। क्लियर। नेक्स्ट श्रेणी मिलती है लद्दाख, नंबर 2 वाली, थर्ड है जास्कर, और फोर्थ या पूर्व दिशा की थोड़ी बहुत यहाँ पूर्व में मिलती है, वो है कैलाश श्रेणी। तो ये 4 श्रेणियां जो है मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। इस तरह से हमने 4 जो मुख्य प्रकार थे हिमालय का जो वर्गीकरण था 4 मुख्य रूप में, वो हमने पूरा कर लिया है इस क्लास में। तो बिल्कुल क्लास आपको अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, और धन्यवाद।